अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इस आर्टिकल में भी हम 23 सितंबर 2025 के जो हमारे एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल है उसकी इकट्ठी वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे जो कि हमारा पोलियो माउंटेन के नाम से है। दोस्तों, अगर मैं ग्लोबल सिचुएशन की बात करूं तो तकरीबन 37 ईयर्स हो गए हम पोलियो के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें हम तकरीबन $22 बिलियन इतने पैसे यानी कि लगा चुके हैं इस पोलियो के अगेंस्ट। ये पोलियो है कि ये एक वायरल डिजीज है, बच्चों को होती है, जिसकी वजह से जिस बच्चे को ये पोलियो का वायरस यानी कि जिसकी बॉडी में आ जाता है वो उसके इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, उसकी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर देता है। इसलिए सारी दुनिया एफर्ट कर रही थी कि किसी तरह से इसे ख़त्म किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी ओल्ड स्ट्रेटजीज़ हमने इस्तेमाल की है इसको ख़त्म करने के लिए, वो सारी की सारी फेल हुई है। कैसे? अभी देखिएगा पाकिस्तान की सिचुएशन देखिएगा। 2025 में तकरीबन 27 नए केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं पोलियो के। पाकिस्तान तो क्लेम कर रहा था 2021 और 23 के दरमियान कि हमने पोलियो को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। लेकिन रियलिटी क्या थी कि उस दौरान कोविड-19 आया हुआ था, कोरोना वायरस आया हुआ था। जिसकी वजह से लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से इसका फैलाव रुक गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये यानी कि पोलियो वैसे ही खत्म हो गया था। लेकिन हुकूमत ने उस टाइम इस चीज़ को एज ए अपॉर्चुनिटी के तौर पे आगे पेश किया कि हमने यानी कि पोलियो को खत्म कर दिया। अब जो राइटर कहता है कि नए केस दोबारा से आ रहे हैं, मेन प्रॉब्लम क्या है कि अकाउंटेबिलिटी जो है दोस्तों वो खत्म होती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिपोर्टें बनती है लेकिन सजाएं नहीं दी जाती जिनको जिनका कसूर होता है। हम फॉरेन डोनर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हम कहते हैं हमें कोई पैसे दे तो हम पोलियो के लिए कोई कैंपेन चलाएं, मतलब हमारी जो लोकल लीडरशिप है उसका कोई रोल नहीं है। पॉलिटिशियन जो है वो सिर्फ स्टेटमेंट तो देते हैं कि हमने पोलियो को खत्म करना है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेते, जिसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। कंस्पायरेसी थ्योरीज जो है माशरे में आप देखें, लोग जो है वो बाइकाट कर देते हैं, यानी कि रिफ्यूज कर देते हैं, मना करते हैं कि हमने पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, क्योंकि इस तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं कि अगर आपने पोलियो के कतरे पिला लिए तो आपके बच्चों को साइड इफेक्ट्स होंगे या वैसे मर जाएंगे। इस तरह की यानी कि सोशल मीडिया पे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, जो बिल्कुल यानी कि झूठी खबरें होती है, प्रोपोगंडा होता है। लेकिन उसका हल क्या है? कोई हल नहीं है, पाकिस्तान के अंदर निकाला ही नहीं जाता। सिक्योरिटी इश्यूज हैं। आप देखें कि जो लोग वैक्सीन के लिए जाते हैं घरों में, उन पे अटैक कर दिए जाते हैं, केपी के और बलूचिस्तान में खास तौर पे। पाकिस्तान को क्या करने की जरूरत है? पोलियो को एज ए नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कि सारी दुनिया चाहती है, एक प्रोग्राम चलाया हुआ है, फॉरेन प्रोग्राम है कि पोलियो को खत्म करें, उसके लिए हम सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। आंसर इज नो, हमें इसको अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है और पोलियो को अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ कनेक्ट करना है। और जिस तरह दूसरे हम रूटीन की यानी कि इम्यूनाइजेशन करते हैं, हम यानी कि डिफरेंट किस्म के वायरस के खिलाफ जो इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीनेशन लगाते हैं, उसी तरह इसको भी अपनी यानी कि रूटीन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। अपॉर्चुनिटी की, आप सर्दियां आ रही हैं, सर्दी में ये वायरस इतना नहीं फैलता, इसका फायदा उठाना चाहिए। और ये जो पोलियो है दोस्तों, हमें क्या करने की ज़रूरत है? इसे ख़त्म करने के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, पॉलिटिकली विल की ज़रूरत है और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अगर ये चीज़ें नाकाम होती हैं तो। दोस्तों, ये पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल हमारा रिलेटेड रिकॉग्निशन के नाम से। दोस्तों, पैलेस्टाइन ने अपनी यानी कि जो इंडिपेंडेंस है वो 1988 के अंदर डिक्लेयर की। तकरीबन 37 ईयर्स के बाद यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने अब जाके कहीं पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया है कि हम फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पे यानी कि तस्लीम करते हैं। आप देखें कि 37 ईयर्स गुजर गए। हालांकि ये सारे जो इलाके हैं, ये सॉरी सारे जो ममालिक हैं दोस्तों, ये तो वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा रहे हैं और ये वेस्टर्न ब्लॉक सारा का सारा इसराइल को सपोर्ट करता रहा है। अब इम्पोर्टेंस क्या है? राइटर ये कहता है कि ये जो डिसीजन है दोस्तों, ये उस टाइम लिया गया है जब इसराइल देखें गजा के ऊपर तकरीबन 2 साल से ज्यादा अर्सा हो गया है, अ, यानी कि अटैक कर रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है वहां पर। और वेस्टर्न स्टेट जो है दोस्तों वो इस जेनोसाइड को रोकने में बिल्कुल नाकाम होती नजर आ रही थी। यूके की तो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बेफलर डिक्लेरेशन के बारे में आपने सुना होगा, 1917 के अंदर बरतानिया ने दिया था, जिसकी वजह से फलस्तीन के जो लोग थे 1948 में उन्होंने अपने घर बार छोड़ के फलस्तीन छोड़ के चले गए थे, जिसे नकबा डे का नाम दिया जाता है। सो ये सब कुछ अगर हुआ है तो ये तो बरतानिया का तो इसका इसके साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। इसलिए दोस्तों राइटर ये कहता है कि अब ग्लोबल स्टेटस की भी अगर बात देखें, यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल 193 मेंबर्स हैं, उसमें से मोर देन 140 मेंबर्स जो हैं वो पहले ही पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। अब दूसरे ममालिक जिस तरह फ्रांस है वो भी रिकॉग्नाइज करने जा रहा है। स्टिल दोस्तों राइटर ये कहता है कि यूएसए है, कुछ यूरोपियन स्टेट है, साउथ कोरिया, जापान है या पैसिफिक आइलैंड नेशंस है, उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया।
अगर हम इसराइल के रिएक्शन की बात करें तो जो इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसने कहा है कि ये तो दहशतगर्दी को आप एक रिवार्ड दे रहे हैं। रियलिटी क्या है दोस्तों कि ये राइटर ये कहता है कि पैलेस्टीनी के साथ ज्यादती की जा रही है, इस वजह से उसे रिकॉग्नाइज किया गया। सो यूके की अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो जो उसके प्राइम मिनिस्टर है कियर स्टारमर, उनका ये कहना है कि हमने ये काम इसलिए किया है ताकि दो रियासतें अलग से बन सके, फलस्तीन अलग से और इसराइल अलग से, ये इशू दोबारा से रिवाइव हो सके। सो इसराइल ने पैलेस्टीन स्टेट को एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट किया है। उसने कहा है कि हम तो बल्कि ये गजा की पट्टी भी है अपने इसको भी इल्हाक करेंगे और साथ वेस्ट बैंक को भी इल्हाक करेंगे। ये दोनों, गजा की पट्टी और वेस्ट बैंक, दोनों फलस्तीन का हिस्सा है। सो आप देखिए कि इसराइल तो दोनों पे अटैक, दोनों को अपने साथ, दोनों पे कब्जा करने का सोच रहा है। तो अब क्या करने की जरूरत है दोस्तों? वो राइटर कहता है कि सिर्फ आपने रिकॉग्नाइज कर लिया ये इनफ नहीं है। अब दुनिया को चाहिए कि गजा के अंदर जेनोसाइड को कंट्रोल करें, इसको रोके, इसराइल को बताए कि उसे कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा अगर किलिंग्स जारी रहती है, या वेस्ट बैंक को भी, उसके ऊपर भी जाके कब्जा किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। तीसरा आर्टिकल हमारा बेटर बट नॉट इनफ के नाम से। दोस्तों पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस है अपनी वो बेहतर तो की है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हम यानी कि इतनी अच्छी नहीं हुई कि हम जीत सके। अब देखिए एक हफ्ता पहले हम पाकिस्तान से तकरीबन 7 विकेटों से हार गए थे। उस टाइम हैंडशेक का इशू भी यानी कि सामने आया था हमारे। उसके बाद देखिए कि पाकिस्तान अब तकरीबन 6 विकेटों से हारा है। पाकिस्तान ने T20 रिकॉर्ड वैसे भी हमारा कोई अच्छा नहीं है। अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो हम सिर्फ 15 में से 3 मैच जीते हैं। इंडियन कैप्टन जो सूर्य कुमार यादव है दोस्तों, उसका ये कहना है कि पाकिस्तान, जो कहा जाता है कि हमारी पाकिस्तान के साथ रिवालिटी है, अब वो कहता है कि एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि दोनों टीमों के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। हम वो चाहे इंडिया कहते हैं कि हमारी टीम अब बहुत अच्छी है इनसे, अब वन साइडेड ही मैच होते हैं। इंडिया जो है वो T20 में तो लीड करता है, लेकिन दोस्तों टेस्ट और ODI में पाकिस्तान से आगे है। लेकिन उसकी बड़ी वजह क्या आगे होने की, क्योंकि मैच ही नहीं होते, अदरवाइज इंडिया की टीम तो पाकिस्तान से अच्छी है। सो ये जो राइटर कहता है रिवलरी है, ये हिस्टोरिकल है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दौर तक रहे, ये हर दौर में रहती है। सो मैच ये दुबई में हुआ, पाकिस्तान ने 171 रन किया, 5 विकेटें गिनी हैं। लास्ट टाइम हमने 127 किया था, हमारी 9 विकेटें गिर गई थी। इसका मतलब पहले से हमने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। बैटिंग इंप्रूव हुई है शुरू में, लेकिन जो मिडिल ओवर्स थे उसमें फिर हम नाकाम रहे हैं, ज्यादा रन नहीं बना। इंडिया ने बैटिंग जब की तो डोमिनेट किया। सलमान अली आगे ने कहा कि पाकिस्तान ने अगर जीतना है तो उसे हर डिपार्टमेंट में, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, हर डिपार्टमेंट में बेस्ट देना है, फिर हम इंडिया से जीत सकते हैं। पाकिस्तान दोस्तों अभी भी एशिया कप के फाइनल में जा सकता है अगर वो श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों को हरा देता है। दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल थे। अब चलते हैं ओपिनियन के आर्टिकल पे। हमारा पहला आर्टिकल है एलीट पैक्ट के नाम से। दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरब ने, जिस तरह आपको पता है कि डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसकी राइटर ये कहता है कि जो प्रॉपर यानी कि सारी डिटेल उसकी अभी तक पब्लिक नहीं की गई, पता नहीं है कि उसमें क्या लिखा गया है, लेकिन जो लोग हैं पाकिस्तान के वो खुश दिखाई देते हैं और होपफुल दिखाई देते हैं। सऊदी अरब दोस्तों हमेशा से पाकिस्तान की ऑयल हो या कर्जे देने हो, पाकिस्तान की मदद करता रहा है। पाकिस्तान दोस्तों राइटर ये कहता है कि ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है पाकिस्तान मिलिट्री हेल्प करे अब सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया हमें उसके बदले में यानी कि हमें पैसे दे, जो हमारी इकोनॉमी मजीद स्टेबलाइज हो सके। सो पाकिस्तान के जो रूलर्स हैं, राइटर कहता है वो हमेशा से पैसे के लिए अपने मुल्क के हालात बेहतर करने के बजाय दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। आप देखें सीपैक के लिए चाइना पे डिपेंडेंट, फ्लड आ गए हैं तो ये नहीं कि फ्लड दूर कैसे करना है, बल्कि ये होगा कि एड कहाँ से मिलेगी, पैसे कहाँ से मिलेंगे। हम गलत ममालिक से जाके पैसे लेने शुरू कर देते हैं फिर। सो रियल रिफॉर्म्स, टैक्स टैक्स कैसे इकट्ठा करना है आपने, किस तरह टैक्स को फिर आगे स्पेंड करना है, ये नहीं, इस तरह के रिफॉर्म्स नहीं किए जा रहे। सो लोग दोस्तों अभी भी राइटर कहता है कि लोग अभी भी, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह माजी में गलतियां की थी फिर उस तरह की गलतियां रिपीट कर सकता है, जिस तरह मुशर्रफ 9/11 में अमेरिका के साथ मिल गया था। सो पैक्ट जो है दोस्तों ऐसा लग रहा है, राइटर कहता है कि रूलिंग एलीट को तो प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन लोगों को, उसको आम लोगों को इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। सो दोस्तों दूसरा आर्टिकल है हमारा इज नॉट हिंदुत्व इम्प्रेसिंग इंडिया के नाम से। दोस्तों नेल्सन मंडेला जो था वो पहले यानी कि अपने दौर में इंडिया को एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्ड कंट्री समझता था। मतलब देखेंगे वो इंडिया को कितना अच्छा मुल्क एक दौर में समझता था। लेकिन आप देखें लास्ट 11 ईयर्स में जो हिंदुत्व है, जो RSS है दोस्तों, उसने इंडिया की इमेज किस तरह से डैमेज कर दिया है। मोदी के जो यानी कि पर्सनल रिलेशंस थे वो भी बिल्कुल खोखले दिखाई देते हैं। जिस तरह मोदी कहता था मेरा ताल्लुक ट्रंप के साथ बड़ा अच्छा है, अब की बार ट्रंप सरकार नारा लगाया था। सो मोदी ने ट्रंप को सपोर्ट किया, लेकिन US ने क्या किया आप देखें कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। अब जो वीजा है उसकी प्राइस इंडियन के लिए बढ़ा दी।
सो अब वहाँ पे भी कोई अच्छे तल्लुकात नहीं इंडिया के यानी के रहे। मनमोहन सिंह जो था उसने सऊदी अरब का 2006 में दौरा किया, रिलेशन बेहतर हुए। लेकिन आज की बात देखें, आप देखें मोदी के आने के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हो गया, जिसकी वजह से इंडिया परेशान है। मतलब इंडिया के तल्लुकात इतने अच्छे नहीं समझे जा रहे। तो इंडिया के पाकिस्तान के साथ मसले हैं, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ। तो आप देखिए इंडिया पाकिस्तान को सेपरेट करना चाहता, तो आज खुद सेपरेट होकर बैठा हुआ है। सो कश्मीर पीस टॉक्स की अगर हम बात करें, मुशर्रफ और मनमोहन सिंह ने दोस्तों दोनों ने आपस में मुज़ाकरात किए, काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए थे। लेकिन ये फाइनल रिजल्ट नहीं हमें दे सके। 2019 में लद्दाख क्लैश हुआ है चाइना के साथ इंडिया का। आप देखें चाइना से तल्लुकात खराब हो गए। एससीओ समिट हुई है, दहशतगर्दी जो पाकिस्तान और कश्मीर में हुई है उस एससीओ समिट में सब ने कंडेम किया, लेकिन इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान को कंडेम किया जाए, किसी ने नहीं किया। देखिए इंडिया वहां से भी सेपरेट हो, यानी कि आप समझे कि किसी ने उसका साथ नहीं दिया। इंडिया जो है दोस्तों वो ऑपरेशन सिंदूर में भी आइसोलेटेड हुआ, किसी ने इंडिया का साथ नहीं दिया। मिडिल ईस्ट में भी इंडिया जो है इसराइल और अरब स्टेट दोनों को खुश करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन होता क्या, कतर का जो इंसिडेंट होता है दोस्तों, उसमें अब इंडिया के लिए मजीद मुश्किल हो गया है कि कतर का साथ देना है या फिर इसराइल के साथ जाके खड़ा होना है। सो रिजल्ट राइटर ये कहता है कि हिंदुत्व जो है दोस्तों वो इंडिया को आइसोलेट करता जा रहा है, उसके लिए शर्मिंदगी की वजह बनता जा रहा है। सो दोस्तों ये हमारे एडिटोरियल ओपिनियन पेज के आर्टिकल थे। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे आपको आर्टिकल मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस के सारे सब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, तो हम ऑनलाइन यानी कि पढ़ाते भी हैं जूम ऐप के थ्रू। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में, तो मुझसे रब्ता कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई बच्चा गाइडेंस लेना चाहता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी दी जाएगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।